अच्छा जी, तो हो गया स्टार्ट। तो हम लोगों ने IFRS 9 जो था वो हमने सारा डिस्कस कर लिया था। हम 2 मिनट में उसकी ज़रा समरी डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि चीज़ें हमारी रिकॉल हो जाएं और उसके बाद हम उनका क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जनाब, हमने कहा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास 2-3 स्टैंडर्ड हैं जो कि हमें एक डेफिनेशन बताएगा, जैसे कि आपके पास IS 32 है, और दूसरा हमारे पास ये हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो कि IFRS 9 है। और ये हमें बताएगा कि जनाब कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आपने अकाउंटिंग किस तरह से करनी है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमने कहा जनाब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक एंटिटी का फाइनेंशियल एसेट बनाता है और दूसरी एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके पहलू होते हैं। एक एंटिटी के लिए क्या बनेगा, फाइनेंशियल एसेट बनेगा, और दूसरी के लिए क्या बनेगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। फाइनेंशियल एसेट हमने कहा था 2 तरह का हो सकता है, या तो वो इक्विटी, क्योंकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को की हो, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और दूसरा डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जिनको अल्टीमेटली आपकी एंटिटी का हिस्सा बन जाना है। वो आपके लिए क्या होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और जिसको आपको वापस मिल जाना है, यानी कि कंपनी ने वापस कर देना है या आपको वापस मिल जाना है, अब आपके पास क्या बन जाएगा, डेट इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। और फाइनेंशियल लायबिलिटी तो फाइनेंशियल लायबिलिटी ही है। ठीक है जी, इनके क्लासिफिकेशन के लिए हमने कहा था कि 3 तरह की आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। तो इक्विटी के अंदर हमने कहा था कि जनाब 2 ही चीज़ें होती हैं, देखना पड़ेगा कि नॉट होल्डिंग फॉर और अदर, मतलब हेल्ड फॉर सेल है वो सारा कुछ। अच्छा जी, तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। जबकि मैं अगर डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। एक होगी जिसमें हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, और कैश फ्लो इंक्लूड्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास क्या है जनाब, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज प्लस सेल, और कैश फ्लो इंक्लूड्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और बाकी अदर्स। इस सिचुएशन में क्या होगा, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, इस सिचुएशन में क्या होगा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, और इस सिचुएशन में क्या होगा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो हमने कहा था ये होती है 2 तरह की है। कौन कौन सी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, हमने कहा था जनाब, एक तो जितनी भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं, ऑल अदर देन रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, यानी कि जिनको फेयर वैल्यू पे कंसीडर किया जाए, उनके अलावा जितनी भी हैं लायबिलिटीज़ नॉर्मली वो किधर जाती हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में, और बाकी जो भी हैं अदर देन, या इसको रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, इसको आप लेके जाएंगे जस्ट फेयर वैल्यू लिखेंगे, वो थ्रू OCI या प्रॉफिट एंड लॉस वो बात की बात। ये हमने क्लासिफिकेशन सीखी थी। क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम लोगों ने सीखा था कि जनाब आपने इसकी अकाउंटिंग किस तरह से करनी है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में हमने देखा था कि फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट,
ठीक है जी। इनिशियल रिकॉग्निशन इस पे होती है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में, और इसकी जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है वो किस पे होती है, आपके फेयर वैल्यू पे, सॉरी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, ठीक है। और जबकि आपके पास फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्या होता है जनाब, इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे होगी, फेयर वैल्यू, ठीक है जी, फेयर वैल्यू पे होगी। और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में इनिशियल भी फेयर वैल्यू पे और सब्सिक्वेंट भी फेयर वैल्यू पे। लेकिन अगर हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा फर्क आता है। फर्क इसमें क्या आता है, केस की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट किस पे होगी, फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होगी, और यहाँ पे फेयर वैल्यू का मतलब क्या होगा, जितने का आपने इशू की होगी लायबिलिटी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बाद वो सिंपल सी इसकी काउंटिंग है। तो हम चलते हैं ज़रा दूसरी तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारा आज का मकसद है। देखिए जनाब, हम एक क्वेश्चन करने लगे हैं, आई कैप का पास पेपर है, ये ऑटम 2020 का क्वेश्चन है जी। पहला ही सवाल था ये, ऑटम 2020 में 7 नंबर के लिए सवाल आया था। इसमें उसने दोनों चीज़ें पूछी हैं, मतलब इसमें लायबिलिटी के बारे में भी उसने पूछ लिया और एसेट के बारे में भी उसने पूछ लिया। एक एंटिटी के लिए लायबिलिटी बनेगा, दूसरी एंटिटी के लिए एसेट बनेगा। दिस इज पेज नंबर 252 आपकी रिपोर्टिंग 2 के स्टडी टेक्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 20 है जी। हकीकत में ये ऑटम 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 7 मार्क्स का था, देख लीजिए। जी क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 252। ओके जी, तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं जनाब। ऑन 1 जनवरी 2019, सबके सामने है क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 2019 जन्नत लिमिटेड इशूड 1.6 मिलियन डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच। लें जनाब, जन्नत लिमिटेड ने क्या किया, इशू किया। जन्नत लिमिटेड के लिए ये चीज़ क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। जो इशू करता है उसके लिए क्या बन जाती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। डिबेंचर जो इशू करेगा उसके लिए क्या बन जाएगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ दीज डिबेंचर्स वाज 5.5 पर डिबेंचर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने की है जी, 5.5, ठीक है। तो हम इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे किया करते हैं, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होगी, जितने पे इशू करेंगे। तो 100 रुपीज़ की उसकी पार वैल्यू थी और 10 रुपीज़ जो है वो उसका प्रीमियम था, ठीक है जी। तो 110 रुपये उसकी फेयर वैल्यू बनेगी, मल्टीप्लाइड पे 1.6 मिलियन, 110 रुपये के हिसाब से उसकी फेयर वैल्यू आएगी, और उसमें से 5.5 रुपीज़ के हिसाब से आप क्या कर दोगे, माइनस करवा दोगे उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। अच्छा जी, उसके बाद फिर भाई साहब फरमाते हैं द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 16% पर एनम। अब आपको पता है कि कूपन इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक जो है वो फेस वैल्यू के साथ होता है, लेकिन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। उसमें हम किस चीज़ को देखते हैं, वो जस्ट माइनस करवाने के लिए होता है। हम किस चीज़ को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे इफेक्टिव रेट को देखते हैं जी। एनीवेज, और पर एनम पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर। अच्छा जी, एक दूसरी कंपनी है जी खुशी लिमिटेड के नाम से, KL, परचेज 0.32 मिलियन ऑफ दीज डिबेंचर्स ऑन 1 जनवरी 2019। अच्छा, अब उसने 0.3 मिलियन परचेज की, इसने सारी परचेज नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि KL के लिए क्या बन गया, फाइनेंशियल एसेट बन गया। कौन से वाला, डेट इंस्ट्रूमेंट वाला, ठीक है। लेकिन कितने से, किसी और अमाउंट से, 0.32 मिलियन, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 110 के साथ। अच्छा जनाब, उसके बाद कहता है जी ऑन 1 जनवरी 2019 द अप्रोक्सीमेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वर 15% एंड 14% पर एनम फॉर JL एंड KL रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। उसने इफेक्टिव रेट भी दोनों के लिए बता दिया, JL और KL के लिए। उसके बाद भाई साहब फरमाते हैं जनाब एज ऑन 31 दिसंबर 2019 द डिबेंचर्स वर कोटेड। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज हुई है, कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस का मतलब ये होता है कि जो आपकी मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जो इसकी प्रिवेलिंग प्राइस है आज की डेट में, फेयर वैल्यू। तो अगर आपके पास कोटेड प्राइस हो तो आपको फेयर वैल्यू परसेंटेज के जरिए ऐड करके प्रीमियम श्रीमियम आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली कोटेड प्राइस को कोट कर देना। ओके, समझे बात की। तो कहीं भी आप देखें, ये आई कैप के तकरीबन काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर है कोटेड प्राइस का वर्ड यूज़ होगा, तो आपने उसका प्रीमियम देख रहे, वो सारा कुछ आपने निकालना बंद कर देना। ओके जी, तो कोटेड प्राइस जनाब उसकी कितनी है, 112 ईच।
ओके जनाब, इसके बाद फिर भाई साहब फरमाते हैं जी डिबेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेयर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बाय जेएल। ले जनाब, जेएल भाई साहब जो है वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, उसने खुद ही आपको बता दिया अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में किस तरह से फाइनेंशियल एबिलिटी रिकॉर्ड होती है? इनिशियली हमने कहा था जनाब फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सब्सिक्वेंटली अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। और इसमें जो इफेक्टिव इंटरेस्ट आता है वो किधर से आता है जनाब? किधर जाता है वो? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ठीक है जी। इसके बाद जनाब देखिए, और आपको पता है जो इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट भी आपके पास वो किधर जाता है? वो आपकी कैश, क्योंकि आपको मिल जाता है डिबेंचर, आपकी लायबिलिटी जो है वो कम हो जाती है उससे ऐसा ऐसा। और कहता है जी एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस बाय केएल। लें जनाब, केएल भाई साहब किस तरफ लेके जा रहे हैं? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ये कंसीडर कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होती है? इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे, सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू पे अगर कोई डिफरेंस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें इफेक्टिव रेट का कोई काम नहीं होता, इसमें सिर्फ कैश ही होता है सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्टिव रेट का कोई काम नहीं होता। ओसीआई में इफेक्टिव रेट का काम होता है क्योंकि वो अदर कंप्रीहेंसिव अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में इफेक्टिव रेट का काम होता है क्योंकि उसको किधर लेके जा रहा होता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहा होता है। इसमें सर हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता? इसमें बेटा इंटरेस्ट जो हमारा कूपन रेट वाला होता है वो हमें मिलता है। अच्छा, ठीक है, इफेक्टिव रेट वाला हमें नहीं मिलता। इफेक्टिव रेट वाला हमें सिर्फ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में मिलता है। ओके, और ओसीआई ये जो है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इसमें भी हमें जो इफेक्टिव रेट वाला होता है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में हम लेके जा रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जनाब, अब दोनों पिक्चर हमारे पास क्लियर है। रिक्वायरमेंट है जनाब, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेएल एंड केएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अच्छा जी, अब मतलब एक साल का ही उसने पूछा है तो हम फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसका टेबल बना लें, अगर आप चाहें तो जस्ट एंट्रीज पास करके इसकी अमाउंट लिख दें। ठीक है, तो मिटा दो इसको। अच्छा, अब क्योंकि आपकी बुक वाले ने इसका आंसर भी साथ लिखा हुआ है तो मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूँ। मैं बजाय इसके कि 31 दिसंबर 2000 कितने साल तक है ये डिबेंचर, कहीं मेंशन है? कहीं बताया उसने? कहीं पे नहीं बताया हुआ। हाय, चलें कोई बात नहीं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जन्नत लिमिटेड के बारे में। और अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ी सी साइड पे वर्किंग कर लेते हैं जन्नत लिमिटेड की। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी बेटा? 1/1/2019 को फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्वल है किसके? फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के। फेयर वैल्यू कितनी है बेटा? 1.6 मिलियन है ना? 1.6 मिलियन है ना? नंबर ऑफ शेयर्स है ना, डिबेंचर्स हैं, तो 1.6 मिलियन मल्टीप्लाई करवाएंगे 110 रुपये के साथ, उसमें से माइनस करवा देंगे 1.6 मिलियन मल्टीप्लाई करवाएंगे 5.5 के साथ। जी बेटा, ये ज़रा मुझे बता दीजिए। इसका सिर्फ खाली इसका दोनों का इकट्ठा बताया आपने? इकट्ठा बताया 167.2। ठीक है जी, इस पे हम इसको क्या करेंगे? इनिशियली रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, और साल के एंड पे किस पे जाएगा ये? इसकी रिकॉर्डिंग किस पे होगी साल के एंड पे? जी, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट भी होती है, लेकिन साल के एंड पे अगर हम चेंज कोई नहीं आया, क्योंकि फेयर वैल्यू के ऊपर तो ना हम इसको लेके जा रहे, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हमें दोबारा इसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत
नहीं होती अमोर्टाइज कॉस्ट पे। ठीक है जी, तो पहले हम लोग एंट्री यहाँ पे क्या पास करेंगे जनाब, हमारी जनरल एंट्री पहली पास होगी कब, 1/1/2019 को। किस तरीके से हम क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कितने से, 167 मिलियन, 167.2 मिलियन। ठीक है जी, ये जनाब हमारी पहली एक एंट्री पास हो गई। अच्छा जी, इसके बाद फिर आपको पता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है, और आपको पता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगता है, इफेक्टिव आउटस्टैंडिंग अमाउंट जी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा कि ये जो अमाउंट है इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आपके पास अमाउंट होगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट की हम लोग बात कर लेते हैं जी। इफेक्टिव रेट आप कैसे निकालेंगे, हम कहते हैं भाई साहब इनिशियल रिकॉग्निशन यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा जी, तो इफेक्टिव रेट आप बेटा कैसे निकालोगे, आप कहते हो कि जनाब इसकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब क्या होगा, ये जितनी भी इनिशियल रिकॉग्निशन होगी इसका हम लोग क्या लेंगे इस पे हम लोग जी, इनिशियल रिकॉग्निशन, क्योंकि ये पहले दिन हमने इसको रिकॉर्ड किया ना, तो पूरा साल इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ओके सर, ये 162.7 मिलियन पे जी, इस पे लगेगा ना, क्योंकि हमने रिकॉर्ड किस पे किया था इसको, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जी हमने इसी के ऊपर इसको रिकॉर्ड हमने किया था जी। तो कितना परसेंट है जनाब इफेक्टिव रेट हमारा, जेएल के लिए 15% है और केएल के लिए 14% है, तो 15% के हिसाब से जी बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जी 167,200,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 जी बेटा, कितने पैसे बन गए 25 लें जी। ठीक है, तो इसकी एंट्री आपके पास क्या पास होगी, लेकिन ये साल के एंड पे जाके पास होगी। ठीक है जी, मतलब 31/12/2019 को पास होगी। एंट्री क्या होगी, आप लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को, और क्या बढ़ाएंगे अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने से 25.0 वालेकुम सलाम। हाँ जी बेटा, ओके। और तीसरी चीज़ आपको पता ही है कि कैश तो आपको मिलता ही मिलता है, यानी कि आपने पे करना ही करना है। ठीक है, तो तीसरी हमारी रिक्वायरमेंट है जनाब वर्किंग 3 के हिसाब से, वो है हमारी कैश की। अब कैश जो है वो कितना आपने पे करना है जी, हमने कहा जनाब जितना कूपन रेट है। कूपन रेट हमारा कितना है 16%। कूपन रेट हमारा 16% है। 16% कूपन रेट किस पे अप्लाई होता है, फेस वैल्यू पे। हमारी फेस वैल्यू कितनी थी 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मिलियन। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनाब कि कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट। तो मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 के साथ। जी बेटा, कितना परसेंट, कितना आंसर आया, 5.6 मिलियन, सॉरी 25.6 मिलियन। 25.6 मिलियन जी। ओके, तो जनाब हमारी तीसरी एंट्री कौन सी पास हो जाएगी, हमारी तीसरी एंट्री पास हो जाएगी हमारे 31 दिसंबर 2019 को ही। कैश हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी हम लोग कर देंगे डेबिट, और कैश हम लोग क्या कर देंगे, या बैंक हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट, कितने से 25.6 जी। ले जनाब, हमारी जनरल एंट्रीज एक साल की पास होगी। अगर मैं अगले साल की भी पास करना चाहूँ तो अगले साल सिर्फ 2 चीज़ें आएंगी, वो क्या होगा, एक तो इंटरेस्ट होगा, लेकिन उसके लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी, और दूसरा आपके पास के कैश की अमाउंट होगी, ये सेम रहेगी। हाँ जी बेटा, ऑल ओके। ये हमारे लिए किसका होगा जनाब, जेएल की हमने एंट्रीज पास कर दी। अब हम एंट्रीज पास करने जा रहे हैं किसकी, केएल के लिए। जो इंस्ट्रूमेंट जेएल के लिए लायबिलिटी था वही इंस्ट्रूमेंट केएल के लिए क्या बन जाएगा,
एसेट बन जाएगा। और उसने कहा जनाब इस एसेट को वो कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तहत जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, हमने कहा जनाब प्रॉफिट एंड लॉस के तहत, ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के तहत। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनिशियल रिकग्निशन किस पे हम किया करते थे, फेयर वैल्यू पे, और सब्सिक्वेंटली भी किस पे किया करते थे, फेयर वैल्यू पे। और अगर कोई डिफरेंस आता था उसको कहाँ पे लेके जाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते थे, ठीक है। मिटा दो इसको। अच्छा ये तो खैर जनाब हमारे पास हो गया जेएल के लिए। अब हम ज़रा केएल के लिए भी कर लेते हैं एंट्रीज। खुशी लिमिटेड जनाब नाम है हमारी एंटिटी का। अच्छा जी, तो खुशी लिमिटेड के लिए कहता है जनाब खुशी लिमिटेड ने 0.32 मिलियन जो है वो डिबेंचर्स ने परचेज़ किए। तो इनिशियल रिकग्निशन किस पे होगा बेटा, फेयर वैल्यू पे, ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू आपके पास कितनी है, 110 रुपये की। तो यहाँ पे हम एक वर्किंग हमारे पास आएगी कुछ इस तरह से, वर्किंग 1 इनिशियल रिकग्निशन, सही है जी, ये भी सही है। ये पूरे पाकिस्तान में है, मैं इवन इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद का एक बहुत महंगा एरिया है F8, वहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट था। तो वहाँ पे जनाब हम लेक्चर दे रहे हैं और गली में ये चल रहा है सारा कुछ, तो ये हर जगह पे ऐसे है। अच्छा जी, तो इनिशियल रिकग्निशन हम कहते हैं जनाब इसमें कहाँ पे इसमें रिकग्नाइज होना है, फेयर वैल्यू पे इसमें रिकग्नाइज होना है। तो फेयर वैल्यू आपके पास कितनी है जी, हमने कहा कि फेयर वैल्यू पे होना है और वो है 0.3 मिलियन। हमने उसको मिलियन में लिखा तो इसको भी हम मिलियन में लिखेंगे, बड़े होशियार हैं ये। 3,20,000 को 0.3 मिलियन कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, आपसे कोई पूछे अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो कोई पूछे आपकी सैलरी कितनी है, तो आप कहेंगे मिलियंस में है। कितने मिलियन है, 0.02 मिलियन। तो 320 मल्टीप्लाइड बाय 110। जी बेटा कितने पैसे बन गई है, 35.2 मिलियन। सॉरी 35.2 मिलियन। ले जनाब। तो इनिशियल रिकग्निशन जनाब आपने यहाँ पे करनी है कौन सी डेट पे, 1/1/2019 पे करनी है आपने। और फाइनेंशियल एसेट डेबिट करेंगे और बैंक जो है वो क्रेडिट करेंगे, कितने से, 35.2 मिलियन। अच्छा जी, इसके बाद भाई साहब हमें फरमाते हैं कि आपका कोई इफेक्टिव रेट, क्योंकि थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है तो इफेक्टिव रेट का कोई ताल्लुक होगा, इफेक्टिव रेट का कोई ताल्लुक नहीं होगा। सिंपली किसका ताल्लुक होगा, कूपन रेट का, ठीक है जी। कूपन रेट का ताल्लुक है इसके साथ, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू अपना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम इफेक्टिव रेट को कंसीडर नहीं करते। तो वर्किंग हमारे पास जो सेकंड आएगी वो किसके लिए होगी, इंटरेस्ट के लिए। तो फेयर वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट। तो फेस वैल्यू हमने कहा था जनाब कितनी है, 3,20,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 100 के साथ, फेस वैल्यू निकल आएगी एसेट की, और कूपन रेट है 16%, कूपन रेट निकल आएगा। जी बेटा, 5.12 मिलियन। सॉरी 5.12 मिलियन। उत्तर कैलकुलेशन करनी है तुसी किताब तो वेखी जाते जे। नहीं सर, मैं कैलकुलेशन 5.12 मिलियन सामने है मिलियन। ले जी, 5.12 मिलियन। तो जनाब ये आपके पास दूसरी एंट्रीज की पास होगी आखिरी दिन पे जाके, 31 दिसंबर 2019 को जाके। और डेबिट आप किसको करोगे बेटा, डेबिट आप करोगे कैश को, क्योंकि अगर उसने कैश पे करना है तो कैश आपको मिलेगा, ठीक है जी। कैश डेबिट हो जाएगा और फाइनेंशियल एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से, 5.12 मिलियन। लें जनाब, ओके। अच्छा जी, वर्किंग तीसरी जो हमने करनी है, अब इसमें आपको पता है कि साल के एंड पे इफेक्टिव रेट तो है नहीं,
कूपन रेट था वो हमने निकाल लिया। अब आपके पास क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, तो फेयर वैल्यू की जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है वो किस पे जाएगी, फेयर वैल्यू पे जाएगी। तो फेयर वैल्यू के हिसाब से अगर हमें देखना पड़ा कि फेयर वैल्यू में कितना चेंज आया, चेंज इन फेयर वैल्यू, तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू थी कितनी और अब कितनी हुई है। तो उसने कहा जनाब आपके पास अब फेयर वैल्यू का मतलब जो आपका रेट है वो कितना है जी, 112 कोटेड रेट, और जो आपकी फेयर वैल्यू का रेट था वो कितना था, 110 था। तो आपको फ़ायदा ही हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 112 माइनस 110, तो चेंज आपके पास निकल आएगा। ठीक है, तो 6,40,000 ये जनाब आपके पास चेंज आएगा। तो 6,40,000 का मतलब है कि आप 31/12/2019 को एंट्री पास करोगे और चेंज इन फेयर वैल्यू किधर लेके जाओगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे। तो जनाब क्योंकि आपको गेन मिला है तो इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, क्रेडिट, और आपका जो फाइनेंशियल एसेट है वो क्या बढ़ जाएगा, तो वो डेबिट हो जाएगा। फाइनेंशियल एसेट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। कितने से जनाब, 6,40,000 से। लें जनाब, ये आपकी जनरल एंट्रीज हमने पास कर दी, आपके सामने ही है 3 और 3 6 एंट्रीज हैं। 7 नंबर का सवाल था। ओके, ऑटम 2020 का क्वेश्चन था। यहाँ तक मसलन सा है, सॉरी किस चीज़ की डिफरेंट एंट्री पास की है, कौन सी इनकम को, नहीं बैंक डेबिट हुआ है तो इंटरेस्ट इनकम, बैंक को उसने डेबिट किया ना, कैश या बैंक को, तो क्रेडिट उसने किसको किया, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा जी, और इज इट ओके, ऑल क्लियर? अच्छा जी, तो जनाब ये हमारे पास आई कैप का पास पेपर था। इसी तरह का एक पास पेपर है जो कि एग्जाम्पल नंबर 18 है, जिप्सम लिमिटेड। ये आया था जनाब ऑटम 2019 के अंदर। ऑटम 2019 में क्वेश्चन नंबर 3 था जनाब ये, और ये था 6 मार्क्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6-7 इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वो इससे पिछले वाला क्वेश्चन बिलाल के नाम से है जनाब, स्प्रिंग 2020 का वो क्वेश्चन है, और ये 7 नंबर के लिए आया था क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग 2 के अंदर उसका ट्रेंड यही तकरीबन चल रहा था कि वो पहला या दूसरा सवाल जो है वो इसी का देता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, और 6-7 नंबर के लिए सवाल दे रहा है वो। तो एग्जाम्पल नंबर 18 जनाब आपके पास है, ऑटम 2019 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 6 मार्क्स। ऑन 1 जुलाई 2018 जिप्सम लिमिटेड परचेज्ड 5,000 डिबेंचर्स इशूड बाय आयरन लिमिटेड। जिप्सम लिमिटेड ने क्या किया, इसको परचेज किया, उसने अपना क्या बना लिया, एसेट बना लिया। कौन सा, डेट इंस्ट्रूमेंट वाला। डेट इंस्ट्रूमेंट में कितनी किस्म होती है अकाउंटिंग की, 3 किस्म, अमोर्टाइज्ड, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, फिर भाई साहब आगे फरमाते हैं द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद, अच्छा जी, एट पार वैल्यू ऑफ 100। तो 5,000 डिबेंचर्स थे, पार वैल्यू पे इशू किए, मतलब उसकी इनिशियल रिकग्निशन किस पे होगी, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी होगी, पार वैल्यू उसकी फेयर वैल्यू हो जाएगी। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्विजिशन ऑफ द डिबेंचर वाज 24,000, और जनाब ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसकी कितनी है, 24,000। तो अमोर्टाइज्ड के तहत आपके पास क्या होगी, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है जी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के तहत क्या होगी, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के तहत क्या होगी, फेयर वैल्यू। इसके बाद कहता है जी द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 11% पर एनम पेबल एनुअली ऑन 30 जून। 30 जून को जनाब ये पे होगा और एनुअल इसने पे होना है, और ये कूपन रेट है, और आपको पता है कूपन रेट मेजर किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे लगता है। तो हमारी फेयर वैल्यू और पार वैल्यू दोनों सेम है इस केस में। ऑन 1 जुलाई 2018
द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वॉज वर्क आउट एट 9.5% पर एनम। ठीक है जी। वेयर एज द मार्केट इंटरेस्ट रेट